नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम इस कक्षा में पिछली कक्षा में हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने का प्रयास किया था। क्या किया था? प्रयास किया था। और उनको हमने समझने की भी कोशिश की थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वस्तुतः क्या हैं और समाज में इनका, संविधान में इनका समावेश कहाँ है और समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमने कल देखा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं, निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, वो कहाँ हैं? वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनका समावेश है। और कल हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जब मौलिक अधिकार थे तो निर्देशक तत्वों की आवश्यकता क्या थी। और हमने कल देखा था कि जहां मौलिक अधिकार एक तरफ, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार एक तरफ क्या करते हैं? मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वहीं आपके जो डीपीएसपी होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की स्थापना करते हैं। तो ये डीपीएसपी क्या करते हैं बेटा? ये डीपीएसपी क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनका यही है। ये सोशल की बात करते हैं और इकोनॉमिक की बात करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार इकोनॉमिक बात नहीं करते हैं, सामाजिक तो थोड़ा बात करते भी हैं, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र के लिए, आर्थिक न्याय के लिए बिल्कुल बल नहीं देते हैं मौलिक अधिकार। और ये जो डीपीएसपी जो है वो क्या है? बेसिकली ये राज्य के लिए क्या है? राज्य के लिए नीति बनाने के निर्देश है। राज्य के लिए जो नीति बनाएंगे, राज्य जो नीति बनाने का काम करेगा, प्लस उसके क्रियान्वयन का भी काम करेगा, तो नीति बनाने में और नीतियों के क्रियान्वयन में राज्य ध्यान रखेगा कि निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करे, यानी निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करे। ये राज्य का दायित्व होगा, निर्देशक तत्वों को शामिल करे। बेटा भाषा जितनी सरल हो उतना अच्छा होना चाहिए। भाषा अनावश्यक रूप से कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जितना आसान हो सके उतना करना चाहिए। ये शामिल करेंगे। तो आर्टिकल 36 में वही कहा गया, राज्य की परिभाषा दी गई आर्टिकल 36 में, और कहा गया, क्या कहा गया आर्टिकल 36 में? कि ये राज्य वही रहेगा जो आर्टिकल 12 में है, जिसको अपने पिछली कक्षा में समझने का प्रयास किया था। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया बेटा? आर्टिकल 36 में कहा गया, राज्य की परिभाषा दी गई। आर्टिकल 36 में हमने राज्य की परिभाषा दी, राज्य की परिभाषा देने का प्रयास किया। और हमने कहा आर्टिकल 36 में राज्य वही है जो आर्टिकल 12 में है, वही है। राज्य का अर्थ वही है। राज्य का अर्थ क्या है लाला? राज्य का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद कहां है बेटा? 12 में है। जो आर्टिकल 12 में राज्य, वही राज्य यहां पे आर्टिकल 36 में कहा गया था। इसको अपने पिछली कक्षा में समझने के प्रयास भी किया था। आर्टिकल 37 में यह कहा गया, आर्टिकल 37 में यह कहा गया मित्रों, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया? कि ये राज्य के लिए नीति बनाएगी। जब राज्य और नीतियों का क्रियान्वयन भी करेगी, तो जो नीति बनाते समय ये कैसे तत्व हैं? मूलभूत तत्व हैं। यद्यपि इनके उल्लंघन पर आप शासन के विरुद्ध न्यायपालिका में नहीं जा सकते, किंतु शासन को, राज्य को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो, राज्य का ये कर्तव्य भी होगा कि वो अपनी नीतियों में इन निर्देशक तत्वों को क्या करे लाला? सम्मिलित करे। ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 37 में यही कहा गया। बोले ये न्यायालय द्वारा, बोले डीपीएसपी जो होंगे वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। और यही अंतर भी हो गया।
मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन हो सकता है न्यायालय द्वारा या नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय निकाल सकता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन किंतु अगर राज्य सरकार डीपीएसपी को नहीं मानती है या बेचारी असमर्थ है, बेचारी नहीं कहना चाहिए, सरकार तो जनता ने ही बनाई है, किंतु संसाधनों के अभाव में उन निर्देशों का समयबद्ध पालन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, जनता न्यायालय में नहीं जा सकती हो, ये नहीं कह सकती हे न्यायालय ये सरकार हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं मान रही है, आप इसको कटघरे में खड़ा करिए। तो न्यायालय कहेगा सरकार के पास संसाधन यद्यपि सीमित हैं, समय आने पर धीमे धीमे आपकी बातों को सम्मिलित करने का प्रयास करें। तो आर्टिकल 37 में यही कहा गया कि इस भाग में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता जबरदस्ती। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है और सरकार की सहूलियत के अनुसार सरकार अपनी नीतियों में इनको शामिल करने का प्रयास करे। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या नहीं। किंतु ये बात जरूर है आर्टिकल, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है बेटा? बोले शासन में मूलभूत हैं, बेसिक है। ये आर्टिकल 37 में ही कहा गया है, शासन में मूलभूत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? बोलो शासन में मूलभूत है, बेसिक्स हैं। और विधि बनाने में, जब भी राज्य कोई विधि बनाएगा तो इन तत्वों का पालन करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। विधि बनाते समय, यहां पे लिखेंगे बेटा, विधि बनाते समय, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? विधि बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखना क्या होगा? बोलो बेटा, राज्य का कर्तव्य होगा। हाँ, विधि में शामिल करना राज्य का कर्तव्य होगा। विधि जब आप बना रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उसमें इंक्लूड करना चाहिए और उसके अनुसार उसकी भावना को समझते हुए विधि निर्माण करना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। राज्य क्या बेटा? बोलो राज्य क्या? राज्य वही जो अनुच्छेद किसमें है? 12 में। और जल्दी से बता दो, कई लोग भूल गए होंगे, कई इंजीनियर बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। क्या है राज्य का? राज्य बोले संसद, राज्य का विधानमंडल, केंद्र का विधानमंडल, अन्य प्राधिकारी जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। बोलो ना, जैसे LIC, ONGC। आर यू गेटिंग और नॉट? आर्टिकल 37 यही एक्सप्लेन करता है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा तो प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु हमारी सरकार जनता ने बनाई है, तो सरकार विधि बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगी। और ये भारतीय शासन पद्धति में कैसे हैं बेटा? कैसे हैं? बोलो, मूलभूत है। अब हम आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, निर्देशक तत्वों को शामिल करने वाली जो बात है, उनमें कई विचारधाराएं काम कर रही थी और उन विचारधाराओं को शासन में शामिल करने का प्रयास किया गया था। तो अगर हम निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करें, तो कई तरह की विचारधाराओं के निष्कर्षों का परिणाम था कि निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इस आधार पर अगर हम निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करें, और हम वर्गीकरण करेंगे और जो आर्टिकल जिस विचारधारा के अंतर्गत आएगा, हम उस आर्टिकल को वहीं पर पढ़ने का क्या करेंगे बेटा? प्रयास करेंगे। करेक्ट? तो अगर निर्देशक तत्वों का हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें डीपीएसपी का, तो कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। गांधी के सपनों का भारत, गांधी के दर्शन का भारत। तो कुछ डीपीएसपी है। अगर डीपीएसपी को अगर हम क्लासिफाई करें मित्रों, तो कुछ सिद्धांत कैसे हैं? बोले गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत है। गांधीवादी विचारधारा, कुछ निर्देशक सिद्धांत ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत है।
यानी गांधी के जो विचार हैं और जो गांधी की योजनाएं थी, अर्थात गांधी जी की योजनाएं जो प्लानिंग थी और उनके सपनों को साकार करने के लिए, साकार करने के लिए जो उनके आदर्श थे, उन आदर्शों को इसमें सम्मिलित करने का क्या किया है बेटा? प्रयास किया है। गांधी क्या सोचते थे, गांधी का दर्शन क्या था, और गांधी के दर्शन को समझने के लिए कोई ज्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। गांधी मूलतः एक विचार है, और गांधी कहते हैं ये व्यक्ति है, इसलिए गांधी हमेशा कहते हैं ये व्यक्ति है। देखिए व्यक्ति ऐसे ही बना पाते हैं अपन, व्यक्ति आंख है इस तरह से, ये इसका दिल है, ये दिल है। और गांधी, देखिए इनको आप, इन सिद्धांतों को आप इसके अनुसार पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, समझ लेंगे कि गांधी क्या कहना चाहते थे, और उस अनुच्छेद में वही बात कही गई है मूलतः। गांधी जी क्या कहते थे? ये जो दिल है ना, हृदय है ना, ये व्यक्ति का ईश्वर है, और हर किसी के दिल में ईश्वर निवास करता है। तो इसलिए मूलतः व्यक्ति क्या है? बिल्कुल स्वच्छ साफ है, लेकिन इस पर क्या चढ़ जाएगा? बोलो, आवरण चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा इस पर? आवरण। जैसे ये जन्म लेता है, ये नीली इंक से मैंने इस पर आवरण चढ़ा दिया, ये दूषित हो जाता है हृदय, इस पर मोह, माया, लोभ, क्रोध, तृष्णा, काम, इन सब के आवरण चढ़ जाते हैं। जन्म लेते समय हमने डिसाइड थोड़ी किया था कि उनके व्हाट्सएप का, उनके फोन का इंतजार करेंगे, वो तो अभी हो गया है ना। और अगर वो रिजेक्ट भी कर देंगे, रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया है, तो 1 महीने तक शोक मनाएंगे, दूसरे महीने खुद और सर्च मारने लगेंगे। तो काम, क्रोध, मोह, ये सब यही है। तो इसलिए गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे यदि कोई व्यक्ति खराब है तो आप उसको खराब मत मानो, उसके हृदय को साफ करने का क्या करो? प्रयास करो। उसके साथ हमेशा विनम्रता से पेश आओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी उसका हृदय क्या हो जाएगा बेटा? परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो ना, हृदय परिवर्तित हो जाएगा। और जब उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा तो मूलतः तो वो साफ हृदय का है ना, तो वो कैसा काम करने लगेगा? उसके अंदर ईश्वरीय गुणों का विकास हो जाएगा। काय का विकास हो जाएगा? बोलो, ईश्वरीय गुणों का विकास हो जाएगा। और जब उसके अंदर ईश्वरीय गुणों का विकास होगा ईश्वरीय गुणों का, तो वो कोई गलत काम करेगा या नहीं करेगा? किसी जीव जंतु की भी हत्या करेगा या नहीं करेगा? गाय, बछड़ा, दुधारी पशु को मारेगा या नहीं मारेगा? नहीं मारेगा ना। तो यही तो निर्देशक सिद्धांतों में गांधी जी कहेंगे। तो वो कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं होता, मनुष्य स्व होता है, स्वयं। जब इसका स्व सर्वार्थ में विलीन हो जाता है, किस में विलीन हो जाता है? सर्वार्थ में, दूसरों की भलाई के लिए, तो ये देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता। और जब इसका स्व स्वार्थ में विलीन हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है मनुष्य, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये क्या बन जाता है? बोलो, राक्षस बन जाता है। मूलतः है मनुष्य स्व। मनुष्य क्या है? स्व है। गांधी को आप बहुत ढेर सारी आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, गांधीवादी दर्शन, ढेर सारा साहित्य आपके पास उपलब्ध है। आप चाहें तो 2-4 साल आप पढ़ते रहिएगा, पीएचडी भी कर लें गांधी जी पे। गांधी जी कोई एक लाइन में कहने वाली व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन एक लाइन में समझने वाली बात यही है। गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य स्व है और ईश्वरीय है, और उसके हृदय में कुछ विसंगतियां आ गई हैं। यदि उसके हृदय को साफ कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और हृदय परिवर्तन में भरोसा रखने वाले गांधी जी कहते थे, जब उसका हृदय परिवर्तन होगा तो उसके अंदर ईश्वरीय गुणों का क्या हो जाएगा? इसलिए गांधी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जो गलत रास्ते पे चला गया है उसके पुनर्वास के लिए कार्य करना चाहिए। और आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पहलू आएंगे। जब आप एसडीएम बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो कुछ ऐसे बहुत सारे आयाम आएंगे। हो सकता है आपको उन गलियों में भी जाना पड़े, वैश्यावृत्ति जहाँ चल रही है, तो आप ये मत कहिएगा ये वैश्याएँ, हम इनसे दूर रहेंगे, देह व्यापार कर रही है। नहीं, उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करना है और उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करना है। किस लिए? क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। पाप से घृणा करना है, वैश्यावृत्ति से घृणा करना है। वैश्याओं के तो किसके लिए काम करना है? उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करके उनके पुनर्वास के लिए कार्य करना है।
और आप देखते भी हैं आजकल वर्तमान में काम भी करते हैं। आदरणीय मुरारी बापू जी अभी उन्होंने कथा भी की, राम कथा की उनके वैश्याओं के मोहल्ले में ही जाके, और उससे जो पैसा आया वो उनके पुनर्वास के लिए काम किया। तो समाज में व्यक्ति को, गांधी यही कहते थे कि हृदय परिवर्तन में भरोसा होना चाहिए। इसलिए जो गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, हालांकि अपन गांधी को इथिक्स में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, महात्मा गांधी एक विचारक के रूप में भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, किंतु कहना यही है कि मनुष्य के स्व को स्वार्थ में नहीं जाना चाहिए, स्वार्थ की तरफ नहीं जाना चाहिए। किस तरफ जाना चाहिए बोलो? जितना हो सके किधर? सर्वार्थ की तरफ जाना चाहिए, देवत्व का एहसास होना चाहिए। और गांधी यही कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं है, राक्षसत्व और देवत्व के बीच की कड़ी है। मनुष्य विदाउट अवगुण बिकम्स देवता, और मनुष्य विदाउट सद्गुण बिकम्स राक्षस। समझ रहे हैं ना बात को? तो ऐसे सिद्धांत, ऐसे गांधी जी की जो योजनाएं थी, ऐसे गांधी जी की जो सपनों का भारत था, उन सपनों के भारत को साकार करने के लिए, मूर्त रूप में लाने के लिए, जिसके लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उन आदर्शों को नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। और उन्हीं सिद्धांतों को, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित निर्देशक सिद्धांत। अब प्रश्न यह है कि कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है? कौन कौन से सिद्धांत है बेटा? कौन कौन से सिद्धांत हैं? बोले नंबर 1, गांधी जी क्या कहते थे? बोले भारत गांव में बसता है। कहां बसता है बेटा? बोलो कहां बसता है? बोलो गांव में बसता है। और गांव का मतलब क्या होता है कि बोलो सरकार की नीतियां बनाने में, प्रशासन की नीतियां बनाने में गांव का भी योगदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो ना भाई, होना चाहिए। तो पहला गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में? बोले आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 राज्य का नीति। देखिए मैं 38 से लेकर के 51 तक ऐसे दड़ नहीं, आर्टिकल 38 कुछ नहीं, फिर हूं, समझिए, याद भी तो करना है कि आर्टिकल 40 हम याद करेंगे, लेकिन ये किस विचारधारा से प्रेरित है? बोलो ना भाई, आर्टिकल 40 किस विचारधारा से प्रेरित है? बोलो ना, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। और इसमें क्या शामिल किया गया है? बोले ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 के माध्यम से कहा गया, बोले ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। ये 1947 में अगर हम इसको कंपलसरी कर देते कि ग्राम पंचायत बननी ही चाहिए, स्थानीय शासन आना ही चाहिए, तो बताइए सरकार पर कितना दबाव पड़ता। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो हम करा नहीं पा रहे थे उस समय, राज्य तो एक दूसरे से भाग रहे थे, राज्य पुनर्गठन आयोग बन रहे थे, फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। कश्मीर वाला मुद्दा अभी हल किया गया है, कुछ ही समय पहले माननीय सांसदगणों ने, माननीय भारतीय संसद ने उसको हल किया है। तो उस समय अगर हम चुनाव राष्ट्रीय स्तर की बजाय स्थानीय स्तर पर भी कराने लगते, सरपंच भी चुनने लगते, पार्षद भी चुनने लगते, उप सरपंच भी चुनने लगते, तो बोलो कठिनाई होती या नहीं होती? बोलो ना। तो हमने कहा ये आदर्श है, बोले आज नहीं तो कल, लेकिन करना इसको क्या है बेटा? जरूरी है। क्यों? क्योंकि शहर में देश की आत्मा नहीं बसती। देश की आत्मा कहां बसती है? गांव में बसती है। और गांधी जी कहते थे जब तक लोकतंत्र की विचारधारा में, जब तक नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक देश समावेशी और स्थायी विकास नहीं कर पाएगा। तो काय के लिए ग्राम पंचायतों का गठन? काय के लिए? बोले क्या? बोले देश की क्या? बोले नीतियों के क्रियान्वयन, नीतियों के निर्माण, नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में क्या? बोले स्थानीय लोगों की सहभागिता। बोले क्या लाला? बोले स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी है, स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी है, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पर्सन्स, स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी है। और स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने से होगा क्या? बोले विकास टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा? परमानेंट होगा ना भैया? बोले स्थायी विकास होगा। कैसा विकास होगा? इससे क्या होगा लाला? बोले स्थायी विकास।
बहुत बढ़िया। प्लस क्या होगा? बोले समावेशी विकास। बोलो ना भाई, समावेशी विकास। तो आर्टिकल 40 में यही कहा गया, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित निर्देशक सिद्धांत। बोले ग्राम पंचायतों के संगठन बनाने का राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। और ये प्रयास ग्राम पंचायतें निर्भर रहेंगी या स्वायत्त शासन, ऑटोनोमस बॉडी? बोले स्वायत्त इकाई के रूप में। किस इकाई के रूप में? ग्राम पंचायतों का जो संगठन होगा वो किन इकाई के रूप में होगा? बोलो ना भाई, कैसी इकाई के रूप में होगा? बोलो। बोले स्वायत्त इकाई के रूप में। कैसी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत? बोले कैसी इकाई? बोलो स्वायत्त इकाई। स्वायत्त समझते हैं? स्वायत्त का मतलब समझते हैं? कुछ अंग्रेजी मीडियम, ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस कॉलेज है ना आप लोगों के, ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब विश्वविद्यालय से ज्यादा लेना देना नहीं है। खुद की पेपर बनाने की प्रक्रिया है, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, परीक्षा करवाने की प्रक्रिया है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बात स्पष्ट है या नहीं है? बोलो ना भाई। स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापना, स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापना का प्रयास करेगा। क्या करेगा लाला? प्रयास करेगा। कौन? मैं करूंगा प्रयास? बोले मैं नहीं, कौन? 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 बोले कौन लाला? बोले राज्य। कौन प्रयास करेगा? राज्य। राज्य कौन? जो आर्टिकल 36 में परिभाषित है, अर्थात आर्टिकल 12 में परिभाषित है। आप समझिए ना, अब गांव में सबसे समस्या क्या है? बोलिए देश की समस्या क्या है? बोले चीन आक्रमण कर रहा है। लेकिन बारिश के दौरान गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है मित्रों? कि टॉयलेट नहीं है। तो अगर संसद नीतियां बनाएगी टॉयलेट के लिए, तो बताओ किसी गांव में टॉयलेट नहीं है तो वहां का सरपंच टॉयलेट बनाने के लिए प्रयास करेगा या चीन से युद्ध की नीति बनाएगा? तो गांधी जी कहना था कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका निराकरण स्थानीय लोगों की सहभागिता से ही निकलेगा। देखिए आप, टॉयलेट कितना बड़ा मुद्दा है। और कुछ सरपंच महिला बन गई हैं, तो महिला सरपंच इस बात को बेहद तरीके से जानती है कि महिलाओं की मूल समस्या क्या है। बोले शौचालय नहीं है गांव में, तो शौचालय निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। कई गैर सरकारी संगठन भी इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बड़ी पीड़ा का समय है कि सुबह 5 बजे से पहले चले जाइए या शाम को 7 बजे के बाद जाइए। दिन में अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो जा ही नहीं सकते, तमाम बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। खुले में शौच से तमाम बीमारियां भी आती हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा, आदरणीय श्रीमती विद्या बालन जी भी, तमाम तरह के लोग हैं, आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी भी, और तमाम तरह के जो भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, वो इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास स्थानीय शासन के माध्यम से ही होना चाहिए ना। बोलो ना भाई, पंचायत ये बात कर पाएगी ना। महिलाओं से संबंधित मुद्दा है। पेडमैन मूवी बन रही है आज स्वतंत्रता के इतने समय के बाद भी पेडमैन मूवी प्रासंगिक हो रही है। क्यों? क्योंकि सैनिटरी पैड महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध ही नहीं है। तो इसके लिए पंचायतें इसके लिए प्रयास करेंगी, पंचायतें राजस्व का अर्जन भी करेंगी। उस पैसे को कहां खर्च करना है, ये ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही होगा। तो उस समय तो ध्यान 1947 में अगर हम इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बना देते, इन्फोर्समेंट कर देते कि नहीं सरकार को ये करना आवश्यक ही होगा, तो बड़ा मुश्किल होती, क्योंकि सरकार के सीमित संसाधन थे। हम लोकतांत्रिक पद्धतियों से, निर्वाचन प्रणालियों से उतने ज्यादा परिचित भी नहीं थे। आज धीरे धीरे हम इसको रिजॉल्व कर रहे हो। अब वर्तमान में तो इसका देखिए, ये भी पढ़ना है कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है अभी तक। तो आप देखिए, इसको लागू करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया है, स्थानीय शासन की स्थापना की है। यानी इसको लागू करने के लिए क्या किया है सरकार ने? बोलो। लागू कर दिया है, उस समय तो नहीं किया, लेकिन वर्तमान में तो लागू कर दिया ना। बोले काय से लागू कर दिया? बोले 73 व 74 में संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से 73 और 74 जो अमेंडमेंट है उसके माध्यम से अपने क्या किया है? ग्राम पंचायतों का भी गठन कर दिया है और नगरीय शासन का भी गठन कर दिया है। गठन यानी अब इसको क्या दे दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने इनको क्या कर लिया बेटा? शामिल कर लिया। नगरीय शासन का गठन, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, यानी दोनों ही कर लिया है। यानी ग्राम पंचायत
प्लस प्लस कौन, बोले नगर निगम, नगर पंचायत। अब समझिए गांधी के सपनों का भारत बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो ना, बोलो ना भाई, बनेगा या नहीं। और ये इसीलिए इस आर्टिकल 40 को अपन क्या बोलते हैं, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत है। आर्टिकल 40। अन्य आर्टिकल क्या है बेटा, 40 में ये लागू कर दिया गया है और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। अन्य निर्देशक सिद्धांत क्या है गांधीवादी विचारधारा से, बोले आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 आप कहेंगे ये तो जंप करके पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप है ना, ये बोलते हैं ना जंप करके चलता है, इसे क्या बोलते हैं, मास्टर टैग, मास्टर स्लैब है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंजीनियर है वो पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करें, इसको कंगारू बोलते हैं इसको, कि महत्वपूर्ण प्रावधान। लेकिन हम लोग गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत कौन से हैं, बोले एक तो आर्टिकल 40 हो गया गांधीवादी से। यूपीएससी में आता है कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, 40 और भी दिए जाते हैं। फिर उस समय देखा जाता है क्या, पंखा जो चल रहा होता है, और फिर जरा से कंफ्यूजन में गलत हो जाता है सवाल, फिर हम अगली बार मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करते लाला, काय की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की। तो आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित और कौन सा, यहां पे हेडिंग लगा लेंगे अपन, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। दूसरा आर्टिकल है गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43 क्या कहता है, बोले कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, बोले मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए जिसमें उनका निर्वाह हो जाए। अगर कहीं कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बंधुआ मजदूरी उनसे करवा लें, बोले 2 रोटी मिलेगी, पूरे दिन काम करना पड़ेगा। या मान लीजिए आप ही मुझे कमरे में बंद कर ले और कहें पूरा संविधान पढ़ाओ, बोले क्या मिलेगा, कुछ नहीं, केवल 1 कप चाय, ऐसे नहीं, गंदी बात ना। बोले निर्वाह मजदूरी, इतनी तो मजदूरी मिले जिससे निर्वाह हो जाए। और क्या मिले, और क्या मिले, बोले काम की उचित दशाएं, वर्क इन्वायरमेंट ठीक हो, अवकाश उचित रूप से मिले, और जहां आप काम कर रहे हैं वहां सामाजिक और सांस्कृतिक आपका विकास हो सके। इसलिए आप देखिए जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपका मीट हुआ करेगा, आईएएस एनुअल मीट, जहां आप तो कम आनंद ले पाते हैं, आपके पति अथवा पत्नियां भरपूर आनंद लेते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत सारे प्रोटोकॉल, हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, तो आप इस साल में 1 बार मिलते हैं, बड़ा बढ़िया कार्यक्रम होता है। आप देखिए कई बार आप देखे होंगे मुंबई में पुलिस कार्यक्रम करवाती है, और पुलिस मुंबई की अगर कार्यक्रम करवाए और प्रस्ताव पारित कर ले आपस में पुलिस अधिकारी कि ऐश्वर्या राय का डांस देखना है, या ऐश्वर्या राय का डांस कहाँ देखेगी पुलिस, मान लीजिए कौन अभिनेत्री है उसका डांस देखना है, कौन है आजकल, कृति सेन है, कृति मेनन है, वगैरह वगैरह, है ना, कैटरीना कैफ का डांस देखना, तो कैटरीना कैफ को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कल्चरल एक रिलेशन है, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन। इसलिए आप देखिए ना कभी सोनी टीवी वगैरह पे उनकी रिकॉर्डिंग आती है तो डीजीपी बैठे हैं मुंबई पुलिस के और आला अधिकारी बैठे हुए हैं और रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। यानी सांस्कृतिक अवसर भी प्रदान करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए, कर्मकारों को शिष्ट जीवन स्तर मिले। निर्वाह मजदूरी के साथ क्या मिले बेटा, शिष्ट जीवन स्तर, शिष्ट जीवन स्तर मिले, शिष्ट जीवन स्तर। काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका जीवन स्तर कैसा हो बेटा, शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करने के लिए कोशिश करे। और क्या करे, बोले अवकाश का संपूर्ण उपभोग कर पाए वो। अवकाश का संपूर्ण उपभोग। आप लोग वियर एक्ट में आर्टिकल 43 को एज इट देख सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा रेफर करता हूं कि आप लोग वियर एक्ट को पढ़ने की प्रयास करें। अवकाश का संपूर्ण उपयोग, संपूर्ण उपभोग कर पाए। यद्यपि अवकाश किसी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। जैसे अभी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा है, एस्मा लगा हुआ है,
तो उसमें अगर कोई डॉक्टर कहे कि हमको तो अवकाश चाहिए, सॉरी आई एम नॉट वर्किंग इन कोविड-19 पेशेंट, तो सरकार कहेगी सॉरी हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अत्यावश्यक सेवाएं हैं जिन पे आपको इन्वॉल्व। तो अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसीलिए अगर ये मौलिक अधिकार होता तो बताओ आदमी न्यायालय में जाता या नहीं जाता? लेकिन अब जाएगा क्या? अब क्या है, सरकार राज्य प्रयास करेगा कि हम आपको अवकाश देंगे, संडे तो देते ही है, सैटरडे भी देंगे, और साल में 15 दिन के लिए हम आपको छुट्टियां भी देंगे और प्लेन का टिकट भी देंगे। बोले किसके साथ? बोले पत्नी के साथ। बोले पत्नी नहीं है तो? बोले जिसको चाहो ले जाओ, आनंद करिए। क्यों? क्योंकि जब तुम 15 दिन के बाद लौट के आओगे तो जो आपकी ऊर्जा का स्तर होगा, जो आपके आनंद का स्तर होगा, उसको आप कहां काम करोगे? काम ऑफिस में ही तो करोगे, कार्यालय में ही तो करोगे। तो अवकाश का संपूर्ण उपयोग करने का राज्य का क्या होगा बेटा? दायित्व होगा। राज्य इस बात के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। और क्या है? बोले सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करे राज्य, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करे, सांस्कृतिक अवसर प्रदान करें, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। कर्मकार हैं जो आपके काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, कर्मकार हैं, उनकी कैसे क्या मिलना चाहिए? बोले वर्कर्स के लिए क्या मिलना चाहिए? सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी प्राप्त करना चाहिए। बोलो ना। गांधी किस बात पर जोर देते थे? गांधी कहते थे कि गांव में भारत बसता है। तो बड़े बड़े उद्योग, यद्यपि गांधी जी उनका विरोध नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी कहते थे, आज भी देखिए आज वही सिद्धांत आ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने अभी कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर भारत में क्या कहा है? बोले ग्रामों में कुटीर उद्योगों की स्थापना। काय की स्थापना? प्लस आर्टिकल 43 में ही। अब आता है सवाल यूपीएससी में कि कुटीर उद्योगों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो बगले झांको, क्योंकि कुटीर उद्योग अकेला नहीं है, इस पूरे आर्टिकल 43 में बहुत सारी चीजें कॉमा 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 लगा के दी गई हैं, तो हमको ठीक से पढ़ना पड़ेगा ना। बोले क्या? बोले ग्रामों में कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए कार्य करना चाहिए। गांधीवादी विचार है। छोटे उद्योग, छोटी इकाइयां जो ग्रामीण स्तर पर, जिनमें मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते, अपने कौशल से ही, तेंदुपत्ता से उपलब्ध है, बांस की डलिया बनाना, बीड़ी बनाने के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, पापड़ बनाना, अचार बनाना, खादी के कुछ वस्त्रों का भी निर्माण करना। अब देखिए पापड़ बढ़िया बनाइए, पापड़ कई बार फेमस हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ग्रामों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करने का भी जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 43 में है। और आर्टिकल 43 कायसे प्रेरित है? बोलो बेटा। गांधीवादी विचारधारा से। और ये सरकार पे बाध्यता है या सरकार की इच्छा पर छोड़ा गया है? सरकार की इच्छा पे छोड़ा गया है और कहा गया है कि इट इज ए ड्यूटी ऑफ सरकार, राज्य की ड्यूटी है। बोलो ना भाई, बोलो ना। और ये कुटीर उद्योग कैसे बनेंगे? बोले 4 महिलाएं बैठती हैं, वैसे ही बातें कर रही हैं, एक दूसरे के पतियों की बुराई कर रही हैं या सास की बुराई कर रही हैं। उससे बेहतर है कि चारों लोग क्या कर रही हैं? पापड़ बेल रही हैं। और वो पापड़ क्या है? साथ में भी बैठ रही हैं, सहकारी आधार पर भी काम हो रहा है, बातें भी कर रही हैं, समय भी पास हो रहा है और उत्पादकता भी बढ़ रही है। और जब महिलाओं की उत्पादकता बढ़ेगी या पुरुषों की भी उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास आएगा। समझ रहे हैं? और ये कुटीर उद्योगों की स्थापना किस आधार पर बेटा? सहकारी आधार पर, सहकारी आधार पर, कोऑपरेशन के आधार पर, सहकारी आधार पर हम कुटीर उद्योगों की क्या करेंगे बेटा? स्थापना करेंगे। बात समझ पा रहे हैं यानी? ये आर्टिकल 43 काय से प्रेरित है? गांधीवादी विचारधारा से। और आर्टिकल 43 को हम इस हिसाब से इसका क्या कर सकते हैं? तार्किक रूप से विभाजन कर सकते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति शिष्ट जीवन स्तर दे सके, अवकाश पे भी जा सके, सामाजिक, उसको अभी तो मन करता है कि कभी वो पत्नी के साथ फिल्म देखने जाए या पति के साथ फिल्म देखने जाए। महिलाएं भी तो काम करती हैं। बोलो ना भाई। आर्टिकल 43 एक गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। आर्टिकल 43 और कौन सा है गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित? बोले आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B। वो गांधीवादी विचारधारा नहीं है। आर्टिकल 43B गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है।
आर्टिकल 43 बी में क्या कहा गया है? आर्टिकल 43 बी में क्या कहा गया है? बोले सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। सहकारिता पे आधारित काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। और सहकारी समितियां आजकल कहां बनती हैं? बोले गांव में किसानों की। नागरिक सहकारी बैंक, चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक बनती है नहीं बनती? तो आर्टिकल 43 बी में क्या कहा गया? बोला सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी सोसाइटी का जो शब्द लिखा गया वही लिखते हैं, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, इनको बढ़ाना चाहिए। और गांधी का यही मानना था, जब तक हम सहकारिता के आधार पर काम नहीं करेंगे। और सहकारी सोसाइटियों की स्थापना कौन करेगा? बोले राज्य करेगा, राज्य करेगा। और सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करते समय जो राज्य क्या ध्यान रखेगा? बोले सहकारी समितियों में क्या लोकतांत्रिक आधार पर, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक आधार पर इन पे क्या होना चाहिए? बोले नियंत्रण होना चाहिए। सहकारी समितियों के भी चुनाव होते हैं जिला स्तर पर, जिला सहकारी समितियां होती है किसानों की, उनके चुनाव होते हैं, उनके अध्यक्ष बनते हैं। सहकारी जो बैंक्स होते हैं उनके अध्यक्ष बनते हैं। तो सहकारी समितियों के क्या होना चाहिए? बोले चुनाव, लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले स्वैच्छिक रूप से सहकारी समितियां निर्धारित करें उन्हें काम कहां करना है, स्वैच्छिक रूप से काम करें, स्वशासी रूप से काम करें, यानी स्वैच्छिक रूप से काम करें। इन पर कोई नियंत्रण नहीं हो बेटा, स्वैच्छिक रूप से कार्य करें, स्वैच्छिक रूप से कार्य करें। और क्या करें? बोले स्वैच्छिक रूप से कार्य करेंगी, लोकतांत्रिक आधार पर काम करेंगी, स्वैच्छिक रूप से। स्वशासी, स्वशासी मतलब ऑटोनोमस, नियंत्रण नहीं। और ये सहकारी समितियां कहीं से पैसा नहीं लेंगी, स्वयं अपने संसाधनों का क्या करेंगी? संवर्धन करेंगी। स्वयं अपने संसाधनों का क्या करेंगी बेटा? सृजन करेंगी। ये सहकारी जो समितियां हैं वो स्वयं अपने संसाधनों का क्या करेंगी? स्वयं संसाधनों का क्या करेंगी? बोलो बेटा, बोलो ना, सृजन करेंगे। ये आर्टिकल 43 बी है। और आर्टिकल 43 वी कैसे प्रेरित है? बोलो बेटा, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। हमको ये प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गांधी जी की और सबसे बड़ी इच्छा क्या थी बताइए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। कौन से? गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित, विचारधारा से प्रेरित डीपीएस भी है। तो गांधी के सिद्धांतों की सबसे बड़ी बात क्या थी? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने, तो सबसे गांधी जी बात अंग्रेजों से करते, उससे पहले ही आप लोग इतिहास पढ़े होंगे। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि छुआछूत तो है देश में, SC ST का मसला तो है देश में। गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, आहत हो गए। बोले अंबेडकर साहब, ये बात हम लोग भारत में ही कर लेंगे, हमारे आपसी मुद्दे, हम इनको सुलझाने का प्रयास करेंगे, अंग्रेजों के समक्ष इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है। गांधी जी लौट के आ गए। लेकिन लौट के आने के बाद गांधी जी ने सबसे बड़ा जो कदम उठाया, जीवन में सबसे बड़ा कार्य किया, वो अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने की कोशिश की, उनको समानता पर लाने का प्रयास किया। और उनको हरिजन कहा। बोले हरिजन का मतलब भगवान के व्यक्ति हैं सब लोग, हम आप सब। बोले जाति कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? बोलो ना भाई। तो आर्टिकल 47, आर्टिकल 46, 47, आर्टिकल 46 ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। वहां कहेंगे आर्टिकल 46 है क्या? बोले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और कौन बेटा? बोले अनुसूचित जनजातियों। राज्य क्या करेगा? ये सब काम राज्य को ही करना है। और राज्य के लिए बस बाध्यता नहीं है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और अन्य दुर्बल वर्ग, जो भी केवल SC ST नहीं, और भी कुछ दुर्बल वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं समाज के, और अन्य दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग, दुर्बल जो बहुत ही कमजोर लोग हैं, उनके लिए क्या करेगा? शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? दुर्बल वर्ग के लिए क्या करेगा? बेटा बोलो बेटा, शिक्षा और अर्थ संबंध। देखिए एजेट भाषा लिखेंगे ना, आपको पहली बार कठिनाई होगी, किंतु जब आप ये लिखेंगे ना एजेट, अंक आएंगे नहीं, अंकों की नदी बहेगी और मार्क्स घूमेंगे। कहाँ हो? हम आना चाह रहे हैं। बोले कहाँ? तुम्हारी मार्कशीट में। बोले क्या होगा? बोले SDM बनोगे, और क्या होगा? और यही अगर हल्की किताब से पढ़ लो, सस्ती किताब से पढ़ लो, तो कहेगा क्या SC ST के लिए काम करेगी। क्या काम करोगे ये तो बता दो ना लाला। गांधी का क्या है? बोले अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य जो दुर्बल वर्ग है उनकी शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे। बोलो ना, हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम यानी उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को सारे बंधनों से क्या करती है? मुक्त करती है, उनके अंदर निडरता लाती है, निर्भीकता लाती है और एक अच्छा जीवन स्तर देती है। हम और आप हैं क्या? एक शिक्षित, एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिल गया तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे, और अगर यही वातावरण उपलब्ध नहीं होता तो ना मैं पढ़ा पाता ना आप। समझ रहे ना बात को? तो SC ST के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। और क्या करेगा? सभी प्रकार के शोषण से राज्य इनकी क्या करेगा बेटा? सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? बोले सभी प्रकार के शोषण से, सभी प्रकार के शोषण से राज्य क्या करेगा? शोषण से राज्य क्या करेगा? बोले सुरक्षा करेगा, इनको सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान। अपन देखेंगे कि राज्य ने किया है या क्या नहीं किया है। हम देखेंगे बिल्कुल कर लिया है। 1955 में ही क्या बन गया था? अस्पष्टता निवारण अधिनियम, और 1976 में उसको बदल के क्या कर दिया था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। SC ST के लिए अस्पष्टता निवारण अधिनियम। समझ रहे ना बात को? तो राज्य ने प्रयास किया, लेकिन राज्य ने प्रयास उस समय नहीं किया। किस समय नहीं किया? बोले किस समय नहीं किया राज्य ने प्रयास? बोले राज्य ने प्रयास 1950 में नहीं किया, जब संविधान शुरू हुआ, क्योंकि उस समय संसाधन क्या थे लाला? सीमित थे। हमको पहले खड़ा होना था, फिर सब लोगों को देख रहे थे, इसलिए ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किए गए। अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आप निबंधी लिख देंगे ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्यों नहीं है। छोटी बात, 3 नंबर में लिखने वाली बात तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाएगी ना, टुइयां बात हो जाएगी वो तो। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या किया? बोले इनका शोषण नहीं हो, इसके लिए क्या है? बोले SC ST एक्ट आया, राज्य ने बनाया। और क्या आया? बोले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ये अधिकार पर आई, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में इसका नाम बदला गया। उससे पहले क्या था? अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955, अस्पष्टता निवारण अधिनियम। आप लोग पढ़े हैं ये सब, प्रीलिम्स में पढ़े होंगे। जो 2019 का प्रीलिम्स दे के आए हैं, मुख्य परीक्षा के देने का इंतजार कर रहे हैं, प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यद्यपि आयोग ने मार्क्स बता दिए हैं। तो ये क्यों 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 बोलो ना। ये 1989 में, और ये कब? 1976, ये 1955 में ही बन गया। बोलो ना भाई, 1955 में। पहले 1955 में अस्पष्टता निवारण अधिनियम था, फिर 1976 में इसके नाम को बदल दिया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया। समझ रहे हैं बात को? ये 1989 SC ST एक्ट। तो राज्य ने इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए सफल प्रयास भी किए हैं। बात स्पष्ट हो रही है या नहीं हो रही? ये आर्टिकल 46 गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित क्या है बेटा? सिद्धांत है। 46 को लागू करने के लिए क्या है? SC ST एक्ट 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, और इससे पहले क्या था बेटा? अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955, इसको शामिल किया गया।
और एक गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। यद्यप जब संविधान लागू हुआ तब सरकार ने नहीं प्रयास किया, तब सरकार नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही संसाधन बढ़े, जैसे सरकार को लगा नहीं अन्याय ज्यादा हो रहा है, शोषण हो रहा है, इस तरह के प्रावधान लेके आए। बोलो ना भाई। और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित कौन सा सिद्धांत है? बोले आर्टिकल 47। अब बताइए आर्टिकल 47 क्या है? आप ही लोग बताइए। आप पढ़ेंगे तब तो बताएंगे ना, आपकी कोई गलती नहीं। अभी तो मैंने बोला ही नहीं कि आप पढ़ेंगे। हाँ, देख के बता दें। गांधीवादी विचारधारा कौन से सिद्धांत? बोले आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या है? अब समझिए ना, सारे निर्देशक सिद्धांत अगर आप इस तरह से वर्गीकरण करके पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे या नहीं होंगे? और 38 से 51 तक दर 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 रट लेंगे? वैसे तो रट ही नहीं पाएंगे, इतना पेशेंस आपके पास है नहीं, तो फिर बोलो नहीं हो पाएंगे ना। तो इस तरह से वर्गीकरण किया गया। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया मित्रों? आर्टिकल 47 में यह कहा गया कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। पोषाहार स्तर, पहली बात तो क्या करना है? गांधी क्या कहते थे? कोई भूखा सोए या सबके पेट में खाना हो? बोलो ना। जीवन स्तर निम्न हो या उच्च हो? जब जीवन स्तर उच्च होगा गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार, तो गांधी ने सपना क्या देखा था कि हम जब स्वतंत्र होंगे तो जीवन स्तर लोगों का नीचे चला जाए, ऊपर हो, ऊपर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? बोले पोषाहार स्तर। पोषाहार स्तर और क्या? बोले जीवन स्तर। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है। ये राज्य सरकार का काम है, ऊंचा करना है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है, ऊंचा करना है, ऊंचा करना है, ऊंचा करना है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है। तथा बोले क्या? बोले लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है। ये गांधीवादी सिद्धांत है, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है। पब्लिक हेल्थ, बोले ऐसा नहीं है कि मलेरिया से लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश भारत का इथोपिया बना है, कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हो रही है। श्योपुर जिले में कितने बच्चे कुपोषण से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। बोले ये राज्य का कर्तव्य है कि लोगों के स्वास्थ्य में क्या करे? सुधार करे, पोषाहार स्तर को ऊंचा करे, जीवन स्तर को, बोलो ना भाई, बोलो ना, ऊंचा करे। अब हमने कहा जीवन स्तर तो ऊंचा कर दिया, आदमी ने 50 रुपया कमाया, 35 रुपए का विशेष पेय पदार्थ खरीद लिया और उसको पी के विशेष मुद्रा में सड़क पे हैं, विशेष अवस्था में। तो यदि नागरिक यह करने लगेंगे तो उनकी वैचारिक अवनति होगी या नहीं होगी? तो गांधी जी कहते हैं कि मादक पेय पदार्थों का उपयोग क्या करना चाहिए? निषेध। किंतु यदि औषधि उपयोग के लिए है, किसी को दवाई के रूप में चाहिए तो ले सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? गांधी जी ने कहा है, गांधीवादी सिद्धांत है कि हम दवाई के रूप में ले रहे हैं विशेष पेय पदार्थ। तो मादक पेय पदार्थ और जो हानिकारक औषधियां हैं, स्वास्थ्य के लिए के हानिकारक औषधियां हैं, यानी गांधी जी क्या कहते हैं बेटा? इसमें मादक पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ एवं अन्य हानिकारक औषधियों का, हानिकारक औषधियों का, काय का बेटा? औषधियों का क्या होना चाहिए? हानिकारक औषधियों का, अन्य हानिकारक औषधियों का चिकित्सीय प्रयोजन से भिन्न। अगर आप मेडिकल के रूप में ले रहे हैं तब तो आप ले सकते हैं, औषधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं जब आप बीमार हो जाए तब। लेकिन अगर बीमार नहीं है, जैसे आजकल आप एल्कोहल, कई लोग तो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर चल रहा है ना, तो केवल इनका जो उपयोग है, इनका जो उपयोग है वो काय के लिए कर सकते हैं आप? चिकित्सकीय उपयोग, चिकित्सकीय उपयोग, चिकित्सकीय उपयोग। और चिकित्सकीय उपयोग से अलग प्रयोग नहीं करना है। सामान्य रूप में इनके प्रयोग क्या है बेटा? निषेध है। सामान्य रूप में इनका प्रयोग निषेध है। सामान्य रूप में इनका प्रयोग गांधी जी कहते हैं क्या है? बोलो, निषेध। इसलिए कई राज्य सरकारें अपने राज्यों में शराबबंदी लगाए, बिहार, गुजरात,
बोले शराब नहीं पियोगे। बोले क्यों? बोले ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है। भारत सरकार के स्तर पे तो आप देखिए लॉकडाउन में ही जिस दिन शराब की दुकानें खुली, लोग विशेष आनंद की अवस्था में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कर रहे थे ना कर रहे थे। बोले ये राज्य का दायित्व होगा कि जिससे ये मादक पेय पदार्थ पीने से क्या होता है, व्यक्ति का विवेक कमजोर हो जाता है, इसलिए उसका स्वयं पर नियंत्रण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ऐसा मानते हैं। और जब नियंत्रण नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, तो फिर वो न्याय की प्राप्ति नहीं होगी, उसका संयम डगमगा जाएगा। और जब संयम डगमगा जाएगा तो वो अतिवादी स्थिति में चला जाएगा, या तो पूर्ण वैराग्य या अनियंत्रित भोग। बात समझ रहे हैं ना? बोले सरकार ने क्या किया? बोले पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सरकार ने क्या किया? क्या किया सरकार ने? क्या कदम उठाए मित्रों? बोले देखिए ना, मध्य प्रदेश में श्योपुर में काय की मृत्यु है? किसकी मृत्यु है? बोलो। मध्य प्रदेश का ये श्योपुर, काय की मृत्यु है? बोले बच्चों की मृत्यु, बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु। ऐसा आंकड़ा है, कुपोषण के कारण मृत्यु है। तो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? सरकारों का दायित्व है कि इस कुपोषण को क्या करे बेटा, खत्म करे। बोले बच्चों की मृत्यु हो रही कुपोषण से। अब समझिए सिद्धांत, नीतियां कैसे बनती हैं। आप लोग कलेक्टर हैं, कैसे नीतियां बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बोले बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भोजन की व्यवस्था कर दो, बॉर्नवीटा दे दो। बोले बच्चा स्वस्थ तो तब जन्म लेगा ना जब गर्भावस्था के दौरान बच्चे की मां स्वस्थ हो। तो बोले गर्भवती मां को अच्छा भोजन दे दो, उसे पालक खिला दो, आयरन की गोलियां दे दो। बोले जब मां गर्भवती हो उस बात का इंतजार करना चाहिए या महिलाओं को पहले से ही अच्छा खाना दे देना चाहिए? बोलो, पहले से ही दे देना चाहिए। तो शिशुओं का जो स्वास्थ्य है वो महिलाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया इसको शुरू करने के लिए? बोले ICDS, समन्वित बाल विकास योजना। ये आर्टिकल 47 को लागू करने के लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना। बोले इसमें बालकों का विकास नहीं, किसका विकास? बोले महिलाओं का भी विकास। और किसके माध्यम से काम कर रही है आजकल अपने यहां? बोले आंगनवाड़ी के माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, केंद्रों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है बेटा। बोलो हाँ या ना? इस आर्टिकल 47 को लागू करने के लिए। तो आप समझिए जिस आर्टिकल को लागू करने के लिए सरकार ने प्रयास किया, बोले अब गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई कार्यक्रम, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम। बोले स्वास्थ्य के लिए कौन? बोले स्वास्थ्य के लिए देखो ना, अब सरकार में ही देखिए कौन सी कार्यकर्ता है। बोले आशा, कौन सी कार्यकर्ता आ रही हैं लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए? बोले गांव की महिलाएं अपनी बात कैसे नहीं बता पाती हैं, कैसे नहीं बता पाती हैं, खुल के नहीं बता पाती, हिचकिचाहट रहती है। तो बोले आशा आती है। आशा कौन? आशा किसी का नाम नहीं है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, हेल्थ एक्टिविस्ट, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समन्वित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। बोलो ना भाई। और ये महिलाओं को समझाती है, हे दीदी, बोले बोलो, बोले क्या समस्या है? बोले कुछ नहीं, प्रेग्नेंट है। तो बोले क्या, ये तो खुशी की बात है। बोले लेकिन कुछ समस्याएं हैं, तो बताओ, खुल के बताओ, हम आपको प्राथमिक उपचार भी देंगे और फिर डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे। और इनके माध्यम से ही आजकल हम क्या कर रहे हैं लोक स्वास्थ्य में? बोले क्या? बोले क्या क्या क्या? बोले संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी अपने को लिखना पड़ेगा। प्रश्न ये भी आ सकता है मुख्य परीक्षा में कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अभी तक सरकारों ने क्या प्रयास किए, व्याख्या करें। तो आपको ये लिखना पड़ेगा किस सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि सरकार की इच्छा पर निर्भर था, है ना। ये दिस इज नॉट द एनफोर्सेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट,
ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नियंत्रण नहीं था। तो क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा। इसका मतलब समझते हैं, बोले हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, अब गांव में डिलीवरी नहीं हो। गांव में डिलीवरी होगी तो फिर जच्चा बच्चा की मृत्यु का भी भय ज्यादा रहता है। और इसके लिए क्या किया, इसके लिए मोटिवेशन दिया, बोले जो कार्यकर्ता इनको प्रसव के लिए हॉस्पिटल तक ले जाएगी तो उसको भी पैसे मिलेंगे, और जिस महिला का प्रसव हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, उसको भी पैसे मिलेंगे। अन्य लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा महाविद्यालय जय आरोग्य, इंदौर में यशवंतराव होलकर है, गांधी मेडिकल कॉलेज है। तो ये लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर? तो हम लोग एल्कोहल का यूज नहीं करेंगे, अभी तो सैनिटाइजर के रूप में कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो औषधि है, चिकित्सीय प्रयोजन है उसका। कई लोग तो ऐसे करके ऐसे बढ़िया आनंद ले लेते हैं उसी। समझ रहे हैं ना बात को? आर यू गेटिंग और नॉट? और गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है? बोले एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 48, जो गांधीवादी सिद्धांत है। बोले गांधीवादी सिद्धांत आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 के कई भाग, एक भाग गांधीवादी सिद्धांतों में, कई भाग उदारवादी सिद्धांतों में भी। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 यह कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन संगठन, पशुपालन का संगठन है बेटा। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन में जो कृषि वाला पार्ट है वो हम लोग कृषि और पशुपालन उदारवादी सिद्धांतों में आ जाएगा। किंतु इसमें जो गांधीवादी सिद्धांतों में इस आर्टिकल का जो महत्वपूर्ण भाग है वो है दुधारू पशु। दुधारू पशु जो दूध देने वाले पशु हैं। विशिष्टता गाय और बछड़ा, स्पेशली कौन? विशिष्टता कौन? विशिष्टता गाय एवं उनके बछड़े, बछड़े 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 और दुधारू पशु और वाहक पशु। वाहक पशु, वाहक पशु मतलब बैलगाड़ी चलती है, भैंसा गाड़ी चलती है। पहले मोटरसाइकिल थोड़ी चलती थी, बैलगाड़ी से लोग जाते थे। बारातें भी कैसे जाती थी? बैलगाड़ी से। दुल्हन काय में आ रही है? बैलगाड़ी में। आजकल तो दुल्हन काय में आ रही है? मैडम चल बैठ बोलेरो में, नहीं। तो इन पशुओं के लिए गांधीवादी आर्टिकल 48 पूरा गांधीवादी नहीं है। आर्टिकल 48 का ये वाला पार्ट, दुधारू पशु, गाय और बछड़ों और वाहक पशु जो है, इनका राज्य क्या करेगा? इनका संरक्षण करेगा। राज्य क्या करेगा? इनका संरक्षण करेगा बेटा। राज्य इनका संरक्षण करेगा, संरक्षण करेगा। प्लस इनके वध के प्रतिषेध का प्रयास करेगा। कोई इनको मारे नहीं इसके लिए प्रयास करेगा। कोई इनको मारे नहीं, बोले क्या? वध को रोकने के लिए कदम उठाएगा। वध को रोकने के लिए क्या उठाएगा? बोलो, कदम उठाएगा। तो कई सरकारें हैं जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए हैं, दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। कई सरकारें ऐसी हैं। तो समय समय पर सरकारें प्रतिबंध लगाती थी। ये गांधीवादी सिद्धांत है। बोले दुधारू पशु हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, अन्य वाहक पशु हैं, इनके संरक्षण के लिए प्रयास करे राज्य, और इनके वध को रोकने के लिए क्या उठाए? बोलो ना भाई, निषेध, कदम उठाए। ये गांधीवादी नैतिक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगली कक्षा में हम उदारवादी सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत और अन्य जो सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण करेंगे, और ये भी देखेंगे कि समय समय पर सरकार ने इनको सिद्धांतों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है
क्योंकि यूपीएससी ने और पीएससी ने एक बार सवाल यही पूछ लिया कि निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकारों ने अभी तक क्या कदम उठाए। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके सुझाव और प्रश्नों का हमेशा स्वागत है। मैं आपके साथ फिर हाजिर हूंगा अगली कक्षा में अन्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ। धन्यवाद।